सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम नए टॉपिक के साथ शब्द विचार, किसके साथ? शब्द विचार। आज हम जानेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, किसे कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ से शब्दों का निर्माण हुआ है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? शब्द के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा दोहराई कराना चाहती हूँ कि पाठ 1 में भाषा हमने पढ़ी थी। भाषा विचारों का आदान प्रदान है। तो भाषा शब्द क्या भाषा है? क्या भाषा के अंतर्गत शब्द आते हैं? तो जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो वाक्यों के माध्यम से करते हैं। तो वाक्य किससे बनते हैं? शब्द से। और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। तो व्याकरण के आपने पढ़ा है कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है। वर्ण से शब्द बनते हैं, पद शब्द ही पद कहलाते हैं और पद से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। उससे पहले मुझे ये बताओ कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल या समूह को शब्द कहते हैं। कि वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक यानी सही, हमें निश्चित अर्थ प्राप्त होना चाहिए। तो मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ लमक। तो इसका समूह तो है वर्णों का, इसमें वर्णों का समूह है लमकर। तो लेकिन क्या है, ये सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो यह एक शब्द नहीं है। तो शब्द किसे कहेंगे कि एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल या समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कमल। कमल एक फूल का नाम है। पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो इनका स्वतंत्र अर्थ होता है। तो बच्चों समझे शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब तक उसका सार्थक समूह नहीं होगा, जैसे अब हम इसमें से वर्ण निकालते हैं, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। अब क्या है ये सभी वर्ण है। सभी ने मिलकर क्या बनाया? कमल। ठीक है। उसी प्रकार पुस्तक प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। अब इन्होंने मिलकर क्या बनाया? पुस्तक बनाया। तो ये क्या है? सभी अ है, म है, स्वर और व्यंजन दोनों क्या है? वर्ण है। और वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो मैं शब्दों के बारे में आपको शब्द की विशेषता बताना चाहती हूँ कि शब्द क्या होते हैं। एक या उससे अधिक वर्णों से बनता है। इसकी विशेषता है कि एक से अधिक वर्णों से बनेगा, लेकिन कई बार एक भी होता है। न का अर्थ क्या होता है? नहीं। न का अर्थ क्या होता है? नहीं। और दूसरा क्या कहता है? शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है कि हमें निश्चित अर्थ, मीनिंग पता होगा उसका, कि जो भी शब्द हमारे पास आएगा उसका एक निश्चित अर्थ होगा। शब्द का एक स्वतंत्र अर्थ होता है। कि अब स्वतंत्र अर्थ, कमल। कमल क्या है? एक फूल है। ठीक है। और एक स्पेशल फूल का ही नाम कमल है। सभी फूलों को आप कमल के फूल कह सकते हो? तो नहीं कह सकते। तो शब्द, सभी जो शब्द होते हैं उनका एक स्वतंत्र अर्थ होता है। तो बच्चों, अब हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे कि शब्दों को कितने आधारों पर, कितने भागों में बांटा जा सकता है। कि शब्द हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, क्या किस तरीके से हमने उसका निर्माण किया है। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया जाता है। उसके 4 आधार हैं, 4 बेस हैं कि किस आधार पर हम शब्दों को
बांट सकते हैं, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ, कहाँ से वो उत्पन्न हुए आदि हम इसमें सीखेंगे। तो नंबर 1 है अर्थ के आधार पर, कि जो शब्द है वो अर्थ के आधार पर क्या है, कितने भागों में बांटा जा सकता है। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। अब जिन शब्दों का अपना अर्थ होता है, एक स्वतंत्र अर्थ होता है, कि हमने कोई भी शब्द बोला और उसका अर्थ होता है, तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। कैसे? देखो, सार्थक जैसे खाना, चाय, जो भी शब्द हैं उनका जो स्वतंत्र अर्थ होता है, जिनको हम समझ सकते हैं, तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई भी अर्थ नहीं निकलता, लेकिन हम खाना वाना, चाय वाय, ठीक है। अब इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन हम अपनी मौलिकता में, अपनी भाषा में इन शब्दों का कभी कभार प्रयोग कर लेते हैं। तो समझे सार्थक और निरर्थक क्या होता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, कि जो शब्द है उनका अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वाना का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। वाय का अर्थ होता है, हम कहते हैं ना कि चाय वाय लोगे, खाना वाना खाओगे, तो हम सिर्फ मौलिकता के लिए इनका प्रयोग कर देते हैं, अपनी भाषा को रोचक बनाने के लिए भी इनका प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता। और बच्चों, सार्थक शब्दों को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हम करते हैं अपनी भाषा, किसी भी भाषा में शब्द भंडार बढ़ाने के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आदि जो शब्द होते हैं वो सार्थक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों, नंबर 2 जो है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है। रचना का क्या अर्थ होता है? बनावट। क्या अर्थ होता है? बनावट या बनाना। ये जो शब्द हमने है वो बनाए किस आधार पर? कितने आधार है उसके? शब्द बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा जा सकता है। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब जो रूढ़ शब्द है ये क्या होते हैं? इनका स्वतंत्र अर्थ होता है। क्या होता है? स्वतंत्र अर्थ होता है। लेकिन अगर हम उस शब्द के टुकड़े कर दें तो उस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। कि जो शब्द है उसके अगर हम टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे देखिए, सूर्य, सूर्य का क्या अर्थ होता है? सूरज है, रवि, भानु, भास्कर, ये कहते हैं हम उसको। तो रूढ़ जो शब्द है, अगर हम इसके टुकड़े कर दें, सूर्य अर्घ्य का क्या कोई अर्थ हमें प्राप्त नहीं होगा। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? इनके टुकड़े करने पर, खंड करने पर कोई भी अर्थ हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर इसको जोड़ा जाए तो इसका एक स्वतंत्र अर्थ होता है। फिर नंबर 2 है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनते हैं। कि जब 2 शब्दों को या 2 से अधिक शब्दों को मिलाया जाता है तो क्या बनेंगे? यौगिक शब्द बनेंगे। और अगर हम इनके टुकड़े करें, अगर हम इनके टुकड़े करें तो इन दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ निकलेगा। जैसे देखो, पुस्तक जमा अल्ले। अब पुस्तक क्या होती है? पुस्तकें जो बुक्स है, अल्ले घर होता है, तो पुस्तकालय का क्या अर्थ है? पुस्तकों के लिए घर। ठीक है। फिर नंबर 3 पर आता है हमारा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं?
जो शब्द क्या होते हैं, यौगिक की तरह होते हैं। वैसे तो यौगिक की तरह होंगे, यौगिक की तरह दो शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनेंगे, लेकिन वो एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। सामान्य अर्थ हमें नहीं देते, एक विशेष अर्थ हमें प्रदान करते हैं। जैसे दशानन, दशानन। अब दशानन कौन है? किसी भी व्यक्ति को आप दशानन कह सकते हैं? तो नहीं। दशानन किसके लिए प्रयोग किया गया है? रावण के लिए। अगर हम इसका अलग अलग करें इसको, तो 10 जमा आनन, आनन यानी मुख, 10 है आनन जिसके, कौन है वो? रावण है। तो दो टुकड़े अलग अलग हो गए, लेकिन एक सामान्य अर्थ नहीं देते, एक विशेष अर्थ वो हमें प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कि हम व्याकरण में नियमों और नियमों के द्वारा भाषा को सीखते हैं। व्याकरण क्या करता है? भाषा के नियमों की जानकारी हमें प्रदान करता है। तो नियमों के द्वारा हम क्या करते हैं? भाषा को सीखते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने भेद होंगे? दो होंगे, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी शब्द कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और विकारी जिनमें परिवर्तन हो जाता है। जिन शब्दों में क्या है? क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है तो क्या कहते हैं? विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं और ये भी संख्या में 4 होते हैं। विकारी शब्दों में कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी में भी 4 आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। इनको विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो स्रोत है, स्रोत यानी जिस स्थान से हमें शब्दों की प्राप्ति हुई है, कि जिस स्थान से हमें शब्द प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? नंबर 1 तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब देखो कि जो शब्द है वो कहां से पैदा हुए, कहां से आए हमारे पास। हमारी भाषा की विशेषता दूसरी भाषा के शब्दों को अपने अंदर समा लेती है, समेट लेती है। तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसका विकास जो हुआ है संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो यहाँ पर तत् जमा सम, वैसे का वैसा, संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे संस्कृत में किए जाते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि, अब संस्कृत में भी अग्नि प्रयोग किया जाता है तो हिंदी में भी अग्नि प्रयोग किया जाता है। हम समझ सकते हैं ना अग्नि किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है तद्भव। तद्भव यानी बदला हुआ रूप, कि संस्कृत भाषा के जो शब्द है वो थोड़े परिवर्तन के बाद उसके रूप में, उसके स्वरूप में परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अग्नि का अगर हम रूप बदल दें तो क्या हो जाएगा? आग। पहले इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था कि अग्नि तत्सम शब्द है और अग्नि का रूप बदल दिया हमने, आग बना दिया, तो क्या हो गया? तद्भव शब्द। देखो अर्थ दोनों का समान है, लेकिन प्रयोग करने का तरीका अलग है। कि अगर हम अग्नि प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? तत्सम शब्द है। अगर हम आग प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव शब्द है। उसके बाद देशज शब्द, कि हिंदी भाषा में जो शब्द, जो हमारे क्षेत्र हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनसे जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज यानी देश में उत्पन्न होने वाले, देशज यानी देश में उत्पन्न होने वाले जिन शब्दों का विकास अपने देश में ही हुआ है, लेकिन कहां से हुआ है?
क्षेत्रीय भाषाओं से, क्षेत्रीय बोलियों से, जैसे लोटा, झोपड़ी, पगड़ी आदि। ठीक है, अब आप इसका तद्भव तत्सम बना सकते हैं, तो तद्भव तत्सम बन सकता है, लेकिन देशज क्या है, हमारी देशी जो बोलियां हैं, जो आप लोकल डायलेक्ट जिसको कह सकते हो, कि जो बोलते हैं उनमें भी ऐसे प्रयोग की जाती है, और हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग ऐसे ही किया जाता है। फिर है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जो विदेश में उत्पन्न हुए, देशज का अर्थ जो देश में उत्पन्न हुए, विदेशज जो विदेश में उत्पन्न हुए, जो दूसरे देश में उत्पन्न हुए, कि जो शब्द हमारी भाषा में दूसरी भाषाओं से प्रयोग किए गए हैं, दूसरी भाषा के जो शब्द हैं उसको हम हिंदी भाषा में भी वैसा का वैसा ही प्रयोग कर लेते हैं, तो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज देखो, अब जैसे डॉक्टर, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, स्कूल है, ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है, तो हम हिंदी में भी आम बोलचाल में भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैं लिखती हूँ एक अजायब घर, अजायब घर, अजायब घर क्या होता है, चिड़ियाओं के लिए घर, चिड़ियाघर जिसको अजायब घर कहते हैं, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो अब अखबार, अखबार जो हम समाचार पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, अखबार उर्दू भाषा का शब्द है। तो बच्चों, हमने शब्द को 4 आधारों पर बांटा और इनका संक्षिप्त वर्णन हमने यहाँ पर किया। संक्षिप्त वर्णन में हमने देखा कि शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है, और आधार कौन से हैं? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं? 2, विकारी और अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बच्चों, हमने इसमें शब्दों को संक्षिप्त रूप में पढ़ा कि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, कहाँ से वो आए हमारी भाषा में। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।